नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम पास आ गए हैं, तो हमें भी लगा कि आपको कुछ क्वेश्चन हम साइंस के दें जो कि पुराने 2018 के पेपरों में आए हुए थे। तो दोस्तों, पेपर में जाने से पहले एक बार इन पर नज़र ज़रूर डाल लें। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर होती है। ओम रेजिस्टेंस की इकाई होती है दोस्तों, अवरोध की। वोल्ट विभवांतर की होती है, वोल्टेज। ओम मीटर रेजिस्टिविटी की इकाई होती है दोस्तों, जिसकी हिंदी में हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। जो किसी धातु की होती है प्रतिरोधकता, वो फिक्स होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, घनात्मक त्वरण का अर्थ है। घनात्मक का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ, त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन। तो बढ़ता हुआ जो एक्सेलरेशन होता है उसमें वस्तु का वेग बढ़ता है, और जो घटता हुआ एक्सेलरेशन होगा उसको हम इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन। और हिंदी में उसको ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे, जिसमें वस्तु का वेग घटता है, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 5.5 किलोवाट हर्ट्ज़ किसके बराबर है दोस्तों? तो 5.5 1 किलोवाट हर्ट्ज़ दोस्तों 3.6 जूल के बराबर होता है। जिन भाइयों को ये पता नहीं कैसे आया तो मैं बता दूं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। 1 किलो के लिए 1000, वॉट की यूनिट होती है जूल पर सेकंड, और आवर्स, ये सेकंड है तो आवर्स को भी हमें सेकंड में बनाना होगा दोस्तों। ये 3.6 10⁻⁶ होता है दोस्तों। 3 और 2 5, 36 और पीछे 5 जीरो, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं तो ये 6 जीरो बन जाता है। तो ये यहाँ से बनता है 1 किलोवाट 3.6 के बराबर। अब 5.5 किलोवाट किसके बराबर होगा? तो इस 3.6 इंटू 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 के, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 19.8 10⁻⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 4, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? तो पोटेशियम और सोडियम ये संग्रहित तो होती हैं दोस्तों। इसके विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। तो विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस किस में होता है? तो ये कॉपर मेटल है, इसमें भी होता है, मानव शरीर में भी होता है, और ग्रेफाइट जो कि पेंसिल में लगा होता है उसके अंदर से भी करंट पास होता है। तो केवल एक बच गया रबड़, जिसमें से जो कि एक इंसुलेशन का काम करता है, जिसमें से करंट पास नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कौन से में क्षार का गुण नहीं है? इंग्लिश में क्षार को बेस बोलते हैं दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बता रहा हूँ कि किसी का जो मीडियम रहा होगा वो इंग्लिश और किसी मीडियम हिंदी रहा होगा। तो देखिए, तो कौन सा क्षार, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार हमारा बेस होता है दोस्तों, और एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं। इसकी कुछ बातें बता दूं कि एसिड H पॉजिटिव आयन वाले होते हैं, और बेस OH नेगेटिव वाले होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपने देखे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ये सभी एसिड हैं दोस्तों। और NaOH, CaOH थ्राइस,
ये सभी आपके दोस्तों बेस हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो वो केवल एसिड करते हैं दोस्तों, बेस नहीं करते, तो ये इसमें गलत है। लिटमस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसिड का टेस्ट कैसे करते हैं? अगर ब्लू लिटमस लिया आपने और वो रेड में तब्दील हो गया तो इसका मतलब वो एसिड था। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, याद कैसे करेंगे? अगर रेड में बदल गया, रेड बोले तो खतरा, और खतरा होता है एसिड, तो इसका मतलब एसिड है। तो अगर ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है तो वो खतरा है, एसिड है। इसका उल्टा याद कर लेंगे तो वो आ जाएगा बेस। अगर रेड ब्लू में बदल जाता है तो वो बेस होता है दोस्तों, सार होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों 20 किलोग्राम द्रव्यमान, जो मास है वो 20 केजी है, की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड। तो उसकी गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गति में जो एनर्जी होती है वो कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों आप अपनी कॉपी में लिख लें, 12 mv² होता है दोस्तों। v मतलब वेलोसिटी, तो 12 इंटू मास कितना है दोस्तों? 20, और v का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये काट देंगे, ये 10 इंटू 25 250 जूल। 4th सही है दोस्तों। फॉर्मूले आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर ले, काम आने वाली चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सल्फर डाइऑक्साइड का आपेक्षित आणविक द्रव्यमान लिखें, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 16 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। लगभग एटॉमिक नंबर के डबल उनका मास होता है, सभी का नहीं होता दोस्तों। तो इसका हो गया मास 16 दूनी 32, इसका एक का मास हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 16। और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2, तो एक का 16 तो 2 के 32, इसका 32 और इसका 32 और 32 दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 64। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक का एटॉमिक नंबर और मास तो ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इनमें से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो क्षारीय पार्थिव धातु को इंग्लिश में दोस्तों एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो जो आपने केमिस्ट्री में एक चार्ट पढ़ा होगा एलिमेंट का, उसमें दोस्तों जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 जिसमें जितने भी एलिमेंट है दोस्तों, 6 एलिमेंट है दोस्तों, वो सारे आपके एल्कलीन अर्थ मेटल हैं, क्षारीय पार्थिव धातु हैं दोस्तों। मैं उनको बता देता हूँ। पहला है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका कैल्शियम, फिर आपका स्ट्रोनियम, फिर बेरियम और लास्ट में रेडियम। ये 6 हैं दोस्तों, इनको आप याद कर ले, लिख ले कि ये सारे क्षारीय पार्थिव धातु हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्षारीय पार्थिव जो धातु हैं
उनकी वैलेंसी कितनी होती है? तो दोस्तों उनकी वैलेंसी होती है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं दोस्तों। सोडा एसिड अग्निशामक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है दोस्तों, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए मैं आपको बताऊं तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल होता है। जब इसका किसी H पॉजिटिव, अभी पीछे बताया एसिड के साथ में रिएक्शन, जो भी कुछ भी लीजिए H पॉजिटिव आना चाहिए, उसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो दोस्तों कई चीज़ें बनती हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O बनता है। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होती है और वो सोडा एसिड से बाहर निकलती है फायर एक्सटिंग्विशर से और आग को बुझाने में काम आती है। ये तो था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन और बता दूं दोस्तों मैं इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं तो दोस्तों 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। एक तो फोम वाला, दूसरा ड्राई पाउडर वाला, तीसरा ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ये, और चौथा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो अपन बात कर रहे हैं इसकी। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा दोस्तों, जो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, वो पेट्रोल वगैरह की जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आग लगी है इलेक्ट्रिकल किसी अपरेटस में या इक्विपमेंट किसी प्रकार की वस्तु पर, तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा दोस्तों? तो ड्राई वाला या CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है, अग्निशामक इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई लिखा होगा या फिर CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऐसा पूछ ले कि आग लगी हुई है इलेक्ट्रिकल जगह पे तो किस क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो क्लास C, आप याद रखें कि क्लास C वाला इस्तेमाल किया जाएगा कहीं पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगी है तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? संवेग जो होता है वो होता है हमारा P और उसका फॉर्मूला होता है P = mv। जबकि गतिज ऊर्जा जो होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो दोस्तों अभी हमें इस P को और काइनेटिक एनर्जी के साथ में रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे है mv², तो हम इसमें m से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों m² v² m। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे बनाया गया। तो mv² m, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा mv² की जगह दोस्तों आप p डाल देंगे तो ये हो जाएगा p² m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब कितना चेंज हुआ है ये तो अभी फॉर्मूला बना है, ये आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए दोस्तों। फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का 12 p² m। अब चेंज हुआ है संवेग में 20%, मतलब पहले था p, अब कितना हो गया उसका, जो अगर 100 है तो उसका 120 बढ़ा दिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6/5। तो इतना चेंज आया दोस्तों। अगर इसको काटेंगे तो वही 20% आएगा। तो इसमें लिखते हैं फॉर्मूले में, तो 1/2 p, अब नया p बन गया दोस्तों आपका। इनको अलग रहने दीजिए, इसमें चेंज नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा। ये आपका आ गया 6p/5² 1/2 m 36p² 20
5। तो दोस्तों क्या चेंज आया है, ये चीज़ कॉमन थी, ये पहले भी थी। कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया दोस्तों, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो 36/25, 36/25 p बढ़ गया दोस्तों। अब पहले कितना था दोस्तों, पहले था 1, मतलब 1 p था, अब हो गया इतना p नहीं लगाते हैं तो ये 1 मान लेंगे, पहले इतना था तो पहले से अब कितना बढ़ा, तो इसका एलसीएम लेंगे 36 - 25, तो 11/25 इंक्रीज़ हो गया दोस्तों। 11/25 को परसेंट में चेंज करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 44%। इसी तरह से क्वेश्चंस के आप फॉर्मूले ज़रूर याद रखें दोस्तों। मैंने आपको थोड़ा लंबा इसीलिए कराया था आपको पता चले कि कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो मिलान देखना है दोस्तों। तो पहले इसमें बॉन्ड देखिए, जो कार्बन के जो है दोस्तों 4 बॉन्ड बनते हैं। आप देखिए क्या सभी कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें कार्बन के 3 बॉन्ड तो इस H से बन गए और एक ये बन गया, ठीक है 4। इस CH2 के 2 बॉन्ड इधर हैं, 2 ये रहे 4 और एक इधर ये 5, तो 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता, तो ये गलत हो गया। ऐसे इसमें भी देखेंगे दोस्तों तो इधर भी गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों कार्बन के बॉन्ड पूरे ही नहीं हो पाए, इसने केवल 3 बॉन्ड बनाए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ये मिलान बिल्कुल ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो जो चीज़ पानी में डूब जाती है, सिंक करती है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा दोस्तों। तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा, इसीलिए वो डूब जाती है। इतनी बड़ी जो जहाज़ है वो नहीं डूबती, क्योंकि उसका जो घनत्व है दोस्तों वो ज़्यादा नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो बिल्कुल वैसे ही निकालना है दोस्तों जैसे हम पहले निकालते आए थे। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, लगभग 2 रहता है दोस्तों। आप कुछ का है वो देख लीजिएगा। ऑक्सीजन O2 का हम डायरेक्ट लेके चलेंगे, पहले डायरेक्ट आ गया था हमारा 32। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 44। आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इधर देखिए दोस्तों, इस यौगिक का कभी कभी भोजन में जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है और ये क्षार है। तो बताइए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो पीछे करके आए हैं NaHCO3, जिसका इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, इसी का इस्तेमाल, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं दोस्तों। मीठा सोडा जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, यही खाने को जल्दी पकाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसी का इस्तेमाल दोस्तों केक, ब्रेड वगैरह जो फुलाते हैं हम, उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है दोस्तों, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही जाकर ब्रेड, केक वगैरह को फुलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है क्विक लाइम, जिसको हिंदी में कली चूना कहते हैं, रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे होता है। तो जब पानी में मिलाते हैं, जो हम पहले समय में कली लाते थे उसको पानी में मिलाते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जो तरल पदार्थ बन जाता था
उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंग्लिश में बोलते हैं और उसका नाम स्लैग्ड लाइम होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और यही चूना हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में वाइट वॉश सफ़ेदी करने में। उसके बाद दोस्तों अब ये जो चीज़ बनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जब हम एक बार दीवारों पे चूना लगा देते हैं तो उसमें तभी चमक नहीं आती है। जब वो कुछ देर के बाद, एक आध दिन के बाद, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो वो एक नया प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बोलते हैं दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको CaCO3 का नाम क्या है, तो इसका नाम है लाइमस्टोन। इसको लिख लें दोस्तों आप। तब जाके चमक आती है CaCO3 बनने पर। तो कली चूना का आंसर आपको पता ही चल गया होगा। 3-4 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब 72 किलोमीटर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो मैंने पीछे जो वीडियो बनाई है उसमें बताया था कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 4 20 आ जाएगा दोस्तों इसका, 20 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है। तो ये भी पहले भी डिस्क्राइब हुआ है। तो जो प्रतिरोध का फॉर्मूला है वो है ρL/A। तो जो प्रतिरोध है वो किसका उल्टा है दोस्तों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं, उसके उल्टा है। और बराबर किसके है दोस्तों, बराबर है लंबाई के, लंबाई के बराबर होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसी तरह अगर प्रतिरोधकता किसी जो तार लिया है, जो भी धातु ली है, उसकी बड़ी है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और इसके केस में उल्टा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के केस में, कि वो बढ़ेगा तो वो घटेगा। याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया। ऊपर की ओर फेंका गया दोस्तों, कितनी उसकी स्पीड थी, वेलोसिटी जो थी उसकी स्टार्टिंग में जितनी, वो थी 14 मीटर। फेंका गया और वो कितनी ऊंची गई, 10 मीटर तक वो ऊंची गई है दोस्तों। उच्चतम बिंदु सबसे टॉप तक पहुंचकर उसने कितना समय लिया पहुंचने में, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें न्यूटन्स के जो लॉ है वो काम करते हैं। तो तीनों लॉ मैं एक बार आपको बता दूं। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम जो वेलोसिटी है वो है प्रारंभिक वेलोसिटी प्लस AT v² माइनस u² इक्वल्स टू 2AS। और एक होता है दोस्तों S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। इन तीनों में आप लगा के देख लेंगे, इसमें लग रहा है दोस्तों ये फॉर्मूला। तो देखते हैं कैसे होगा। V होता है अंतिम वेलोसिटी। जब कोई गेंद को ऊपर फेंका गया दोस्तों, तो ऊपर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, सबसे ऊपर जाती है तो फिर वो नीचे आती है ना, तो 0 होती है वहाँ पे, तो ये हो गई 0। कितनी गति से फेंका गया, तो ये दिया हुआ है हमें 14। एक्सेलरेशन, ये जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है तो दोस्तों ये A जो है ये G का काम करेगा। और ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंका जा रहा है, तो माइनस में लेंगे। इसको आप लगभग 10 में भी ले सकते हैं जल्दी करने के लिए, पर वैल्यू इसकी 9.8 होती है। और टाइम तो पूछा ही दोस्तों, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये माइनस की चीज़ इस तरफ आएगी तो ये हो जाएगी 9.8t बराबर 14। 9.8 इसके नीचे जाएगा दोस्तों, या इसको आप 10 ले लें एक बार करने के लिए,
तो 10 करेंगे तो ये आएगा आपका 14 के आसपास। कोई क्वेश्चन 14 का है आपका आंसर, तो आपका आंसर 1.3 आ जाएगा, 1.43। इस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं 10 की वैल्यू लेके। आगे कहते हैं मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ से होती है। तो दोस्तों उर्वरीकरण को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें फैलोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों। अगर पूछा जाए उर्वरीकरण जो सेल बनते हैं, जो कोशिकाएं बनती हैं, वो कहाँ, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों जाइगोट बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। देखिए जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर दी है दोस्तों पंप की 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब हो गया दोस्तों 1000 वाट। और जो काम किया है, वर्क जो है, उसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh। इसके फॉर्मूले बनाए गए हैं, तो इसमें हाइट दी है तो हमने ये फॉर्मूला लिया दोस्तों mgh अपॉन टाइम। तो g की वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बताया 9.8 लेते हैं, तो यहाँ पे हम 10 डाल देंगे ताकि आसान हो जाए। m मास हो गया दोस्तों उस पानी का, g की वैल्यू 10 हो गई, हाइट इसकी 10 है ही दोस्तों, और 1 मिनट पूछ कहा है, तो 1 मिनट को यहाँ पे दोस्तों 60 सेकंड में लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाती दोस्तों, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगी, तो ये 600 आ जाएगा दोस्तों m। तो ये 600 kg जो है पानी ऊपर भेजा जाएगा 1 मिनट के अंदर 1 किलोवाट मोटर के द्वारा। अनुगम वेग क्या होता है, तो अनुगम वेग को इंग्लिश में दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई धातु है, उसके अंदर जब बैटरी कनेक्ट की जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना चालू करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दोस्तों माइनस का, इसलिए वो प्लस की तरफ दौड़ना चालू करते हैं। तो और उसी को बोलते हैं दोस्तों अनुगमन वेग। और बता दो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जिस तरफ होगा, जिस तरफ उनकी दिशा होती है, बिल्कुल विपरीत जो करंट होता है उसकी दिशा के बिल्कुल विपरीत होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि करंट की दिशा के विपरीत होता है, बराबर होता है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा करंट के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो ये तो आप याद ही कर लें 6.022 10⁻23 कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 80 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 किलो न्यूटन के बल से दौड़ता है, तो उसका त्वरण बताएं। तो दोस्तों आपको पता है एक साधारण सा फॉर्मूला बल का था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बल कितना है दोस्तों 240 न्यूटन, वजन भार कितना है द्रव्यमान 80, और त्वरण निकालना है तो ये इसके नीचे जाएगा 80, और साधारण सा आंसर आ जाएगा त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड। दिखने में साधारण है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और आसानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आशा करते हैं। कहता है उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि जो उत्तल लेंस होता है उसको इंग्लिश में कन्वेक्स बोलते हैं और हिंदी में उत्तल, और दूसरा जो लेंस होता है
वो कनकेव अवतल। कन्वेक्स जो लेंस होता है दोस्तों, इस तरह की शेप का होता है, और कनकेव जो होता है दोस्तों वो इस तरह की शेप का होता है। कन्वेक्स लेंस आ रही किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। और ये किरणों को फैलाता है दोस्तों, अवतल लेंस। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकस लंबाई प्लस में होती है, और जो कनकेव लेंस होता है उसकी फोकस जो लंबाई है वो माइनस में होती है। एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों इसके ऊपर, इसके पावर से रिलेटेड। पावर की यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों इसकी पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, आप याद रखें। पावर का जो फॉर्मूला होता है निकालने का 1/, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ को आप हमेशा मीटर में लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, तो पावर निकालिए। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखा है दोस्तों। तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है दोस्तों, पहले इसको बदलेंगे मीटर में, तो 100 से भाग करेंगे, मीटर में आ जाएगी दोस्तों 0.5। अब पावर निकालनी है तो 1/0.5 कर देंगे दोस्तों, पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 जाएगा 2, तो पावर आ जाएगी 2 डायोप्टर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर मुझे मिला तो मैं लेके आता हूँ दोस्तों। आगे पार्ट 2 लेके आएंगे दोस्तों। अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।